ऑफ यू। आज हम लोग इस क्लास में वैद्युत स्थैतिकी का लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो हमने पढ़ा था, पहले वाले क्लास में हमने देखा था कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम के नियम के अनुसार हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण निकालते हैं। उन्होंने बताया था कोई भी दो आवेश हो, एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण जो था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला हम लोग को आया था। इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण निकालते थे। ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, बल का मान कितना है। सिर्फ आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो दिशा भी होगी, इसको सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण एवं अध्यारोपण सिद्धांत। ये अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए अभी तक हमारे पास दो आवेश हैं, इनके बीच का बल निकाल रहे थे। बहुत सारे आवेश हो, इन बिंदु आवेश हो, मतलब इन बिंदु आवेशों का एक समूह हो, उसमें से किसी एक आवेश पर कितना बल लग रहा है या पूरे आवेश पर कितना बल लग रहा है, वो निकालने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत हमको सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे एक निर्देश होगा, एक आग्रह होगा आप लोगों से, जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको सीरियसली लें, घर में मेहनत करें, बार बार चीज़ों को पढ़ें, बार बार देखें, उससे आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन करें। इसके बाद हम लोग कूलॉम के नियम पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल आज हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो हमारे पास मान लीजिए दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, Q1 एवं Q2। ठीक है, ये दोनों मान लीजिए धनात्मक हैं, इनके बीच की दूरी r है। अब देखिए, अब आप जैसे आवेश की प्रकृति, आवेश के गुण के अनुसार जानते हैं कि धन आवेश में कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षी बल लगता है। Q1 Q2 पर बल लगाएगा, कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षी बल लगाएगा। किस दिशा में लगाएगा? तो आप जानते हैं बल जब भी लगता है, कूलॉम बताते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, और रेखा पर होगा, प्रतिकर्षण होगा, कहाँ होगा? बाहर की ओर। इस बल का नाम क्या होगा? इस पे लग रहा है, 2 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। इसको क्या कहेंगे? F21। क्या कहेंगे? F21। दूसरा, Q1 पर भी बल लगेगा। कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। इस डायरेक्शन में लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन। इसका नाम क्या होगा? F12। क्या लिखेंगे इसको? F12 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि इस R को हम स्थितिज सदिश के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जब ये बल निकालेंगे F21,
कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो 1 से 2 की स्थिति क्या है? 1 से 2 की स्थिति क्या है? इसको क्या कहेंगे? R21, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, पहले के सापेक्ष दूसरे की स्थिति, ये इस डायरेक्शन में होगा। R को हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो R21 लिखेंगे, और जब ये बल निकालेंगे F12 तो यहां से इसकी दूरी लेंगे, तो ये क्या होगा? इसको कहेंगे R12। क्या कहेंगे? R12 किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना ना करके हम एक इकाई सदिश ले लेंगे, इस R का इकाई सदिश ले लेंगे। ठीक है, या इसको आगे भी हम ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसी को हम लोग आगे इकाई सदिश रूप में ले लेंगे। ठीक है, इकाई सदिश दिखाओगे तो आप इधर दिखाओगे, ये क्या होगा? R21 इधर होगा, इधर कौन सा होगा? R12 है। इसके दिशा में R12 और इसके दिशा में R21। अब हम दोनों बल को निकालेंगे, F21 को F12 को सदिश रूप में निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2, Q1 एवं Q2 माइक का प्रॉब्लम हो गया। माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया। चलिए ऐसे देखते हैं। तो माना कि दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, आवेश, हम बल की बात करेंगे। आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाए जाने वाला बल कितना है? F21। Q1 द्वारा Q2 पर लगाया जाने वाला कितना है? F21 एवं Q2 द्वारा Q1 पर लगाए जाने वाला बल F12 होगा। ठीक है, हमने दो बल को मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों बलों की दिशा में जो इकाई सदिश है उसको लिख लेते हैं। F21 की दिशा में क्या है? R21 कैप। माना कि R21 कैप बल F21 की दिशा में इकाई सदिश है एवं R12 बल F12
की दिशा में इकाई सदिश है। ठीक है, हमने दो इकाई सदिश दिया। इकाई सदिश होगा वही होगा क्योंकि ये R21 है। अब देखो R21 जो है वेक्टर फॉर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R21 का मॉड मतलब परिमाण इंटू R21 कैप। इसी परिमाण में जब इकाई सदिश से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, सदिश बन जाता है। तो चूंकि हम सदिश का स्क्वायर नहीं कर सकते इसलिए हम R21 का स्क्वायर करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो R21 इक्वल टू R21 इंटू R21 कैप। परिमाण को हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, ये R21 परिमाण मतलब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे और R21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिशा बताएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों बलों को लिखेंगे। कौन सा बल, F21 और F12 लिख रहे हैं। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाए जाने वाला बल Q2 द्वारा Q1 पर क्या नाम होगा, F12। कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, दूरी कौन सी लेंगे, F12 बल निकाल रहे हैं ना, F12 निकाल रहे हैं, दूरी क्या होगी R12। ठीक है, अब R12 को हम लिख सकते हैं R12 मॉड R12 कैप। तो चूंकि हम इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, सदिश का स्क्वायर नहीं कर सकते, इसलिए इसको परिमाण का स्क्वायर करेंगे और इकाई सदिश से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे R12 का स्क्वायर R12 कैप। ये सदिश है, ये तो परिमाण हुआ ना, तो सदिश में बदलना होगा। तो किसी भी परिमाण को सदिश में बदलना हो तो इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं, उचित इकाई सदिश से। उचित इकाई सदिश क्या है, तो F12 की दिशा में, अब देखो दोनों तरफ बराबर है तो दोनों का मान और दिशा दोनों बराबर होनी चाहिए। तो F12 की जो दिशा है वही R12 की दिशा होनी चाहिए। F12 की दिशा क्या है, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, R12 की दिशा क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, इसी डायरेक्शन में है ना R12 कैप। हमने R12 कैप से गुणा कर दिया, सदिश हो गया। पुनः Q1 द्वारा Q2 पर लगाए जाने वाला बल, तो क्या कहेंगे, F21 क्या कहेंगे, 1 पर लग रहा है, 1 द्वारा लग रहा है, किस पर, 2 पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 या Q1 Q2 कहे, बात एक ही आएगा, 2 गुणे 3 3 गुणे 2 बात एक ही रहेगा, Q1 Q2 बटा में R21 का स्क्वायर R21 कैप। समीकरण 2। अब देखिए हमने F12 का मान निकाल लिया, F21 का मान निकाल लिया। अभी दोनों में यहाँ पर है R12 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने लिखा R21 का स्क्वायर, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। तो R12 या R21 दोनों मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो दोनों का वैल्यू कितना है, R है। R12 निकाले या R21 निकाले, दोनों का मान कितना है, R है। तो दोनों को हम एक ही चीज लिख सकते हैं, इसको भी हम R12 ही कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, R12, क्योंकि सिमिलैरिटी रहेगी। अब लेकिन ये जो दोनों टर्म है ये अलग अलग है, R12 कैप R21 कैप, ये दोनों इकाई सदिश हैं, परिमाण तो दोनों के बराबर होंगे लेकिन दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि R12 एवं R21
विपरीत दिशा में इकाई सदिश है। अतः आप लिख सकते हैं R12 कैप बराबर क्या, दो सदिश हो, दोनों का मान बराबर हो, दिशा विपरीत हो। जैसे ये A और ये B, क्या लिखेंगे, A बराबर माइनस B, इसको ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश भी कहते हैं। तो R12 और R21 कैप जो है दोनों इकाई सदिश है। इकाई सदिश से मतलब दोनों का परिमाण एक है। अब डायरेक्शन देखिए, एक टुवर्ड्स राइट है, एक टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो हम लिख सकते हैं R12 बराबर R21 कैप माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण एक है इसमें हम R12 का मान रख देंगे। R12 का मान कितना रख देंगे, माइनस R21। समझ आ रहा है, ये जो R12 है, R12 की जगह क्या रखेंगे, माइनस R21। समीकरण एक से एक क्या है, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इन है। और R2 जब क्या रखेंगे, R2 की जगह पर सॉरी R12 की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस R21 क्या है। अब ये माइनस चाहे तो पहले ला सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R21 कैप। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R21 कैप। इस समीकरण 2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R21 कैप। मतलब इस सब की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, F21, मतलब इतना पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, F21। दैट इंप्लाइज F12 यहाँ पर माइनस है, ये माइनस यहाँ आ गया है, इक्वल टू माइनस F21। हमने क्या देखा, हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों आवेश आपस में बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, ठीक है। हमने कूलम लॉ में बताया था कि दोनों आपस में बराबर बल लगाते हैं और विपरीत दिशा में होता है। ये प्रूफ करना होगा ना, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। F12 कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है 1 पर। F21 कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है 2 पर। दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे पर, दोनों का मान क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब होता है F12 बराबर माइनस F21, तो दो आवेश बल हैं, दोनों बल का मान बराबर है और दिशा विपरीत है। इसको इतना नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, अध्यारोपण सिद्धांत। अगला टॉपिक हमारा होगा अध्यारोपण सिद्धांत। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे अध्यारोपण सिद्धांत है क्या। ये भी वही जो कूलॉम का नियम का सदिश निरूपण है उसी के आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास इन बिंदु आवेश है और वो किसी निर्देशांक तंत्र में रखे गए हैं। मान लीजिए आपके पास एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, बहुत सारे हैं, एक है QN। अब ये निर्देशांक तंत्र का मूल बिंदु है। अब इन सबकी दूरी आप लोकेट कर सकते हैं ऑरिजिन से स्थिति। अगर 1 की स्थिति करें ऑरिजिन से, इसको क्या कहेंगे, R1,
प्रकृति सदिश पढ़े हम लोग। अगर टू का करें इसमें क्या क्या कहेंगे इसको, टू वाले को R2, 3 वाले को R3, तो अंदर लिखते हैं, यह वो कहलाएगा R1, ये कहलाएगा R2, ये कहलाएगा R3, और यहाँ पे एक आवेश है, ये क्या कहलाएगा Rn। R1, R2, R3, Rn, इन सबकी स्थितियां हैं। अब क्या है कि अध्यारोपण सिद्धांत कहता है, लिखेंगे उस चीज को, कि इन आवेशों में बहुत सारे आवेश हैं, बहुल आवेश है, इसको बहुल आवेश कर सकते हैं, इन बिंदु आवेश हैं। इन आवेशों में किसी एक आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, किसी एक आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, जैसे Q1 पर कितना बल लग रहा है, Q2 पर कितना लग रहा है, Q3 पर कितना लग रहा है, Qn पर कितना लग रहा है। तो कोई एक बिंदु मान लेते हैं, हमने Q1 चुन लिया कि Q1 पर कितना लग रहा है, तो Q1 पर कौन कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Qn लगाएगा, इसके अलावा जो भी सब लगाएंगे। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को पता करने के लिए दोनों आवेशों का परिमाण चाहिए और उनके बीच की दूरी चाहिए। तो जो 2 है 1 पर लगाएगा, इनकी दूरी चाहिए, इस दूरी को क्या कहेंगे R1, 2। एक की स्थिति कहां से, दूसरे से, ये बल कहां लगाएगा, इस डायरेक्शन में, इसका नाम क्या देंगे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल। ये भी बल लगाएगा, ये कहां लगाएगा, इनको मिलाने वाली रेखा की दिशा में, इस बल का नाम क्या होगा F13, और ये दूरी कितनी होगी R13, एक की दूरी कहां से 3 से, ये भी लगाएगा, इसका नाम क्या होगा R1n, इनवा आवेश है ना, ये बल कहां लगाएगा इस दिशा में F1n। 3 हमने लिया इसलिए, मतलब इसके अलावा 3 है इसलिए 3 दिख रहा है, 3 नहीं, n आवेश है इसलिए n बल लग रहे हैं। अब इन सबको जोड़ना है, तो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि बहुल आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्या उन्होंने बताया कि बहुल आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। ये आपका अध्यारोपण सिद्धांत है, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले बलों के
योगफल, कौन योगफल? ये बल एक सदिश राशि है, सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यह ध्रुवण सिद्धांत है आपका। बहुल आवेशों में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। अब इसको मानते हैं, इस फिगर के बारे में लिखते हैं, जो फिगर हमने बनाया है। माना कि n Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn n बिंदु आवेश किसी निर्देशांक तंत्र में स्थित हैं। आवेश Q1 पर विभिन्न आवेशों द्वारा लगने वाला बल, आवेश Q1 पर विभिन्न आवेशों द्वारा लगने वाला बल कौन कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Qn लगाएगा। तो पहले लिखते हैं Q2 द्वारा Q1 पर क्या लिखेंगे? इसको नाम क्या होगा? Q2 द्वारा Q1 पर नाम क्या होगा? F12। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर और R12 कैप। इस R12 को हम लिख सकते हैं R12 का परिमाण R12 कैप। क्योंकि हम सदिश का स्क्वायर नहीं कर सकते, इसलिए परिमाण का स्क्वायर किए और इकाई सदिश से गुणा कर दिया। इस इकाई सदिश से हमने गुणा कर दिया तो ये एक सदिश के रूप में हो गया समीकरण 1। Q3 द्वारा Q1 पर ये कितना लगेगा? नाम क्या होगा? F13। क्या लिखेंगे इसको? F13 क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर R13 कैप। ऐसे बहुत सारा होगा, समझ रहे हैं ना? Q3 Q4 Q5 सब लगाएंगे। हम अंत में लिखते Qn द्वारा Q1 पर, तो क्या लिखेंगे? F1n 1/4πε0 Q1 Qn बाई R1n का स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, हमने क्या किया कि Q1 पर विभिन्न आवेशों द्वारा लगने वाले बलों को सदिश रूप में प्राप्त कर लिया। अब इनको जोड़ देंगे, वही सदिश योगफल होगा। सभी बलों को, किसको? F12 को, F13 को, F1n को जोड़ देंगे, इसको मिल जाएगा। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे? अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार Q1 पर लगने वाला कुल बल का नाम क्या देंगे? F1
Q1 पर लग रहा क्या लिखेंगे F1 कितना होगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। यही करते थे प्रसिद्धांत। किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के सदिश योगफल ही है। हम सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ना है तो कुछ ये कॉमन आएंगे 1/4 सब में कॉमन आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो F1 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 by R12 square R12 cap Q1 Q2 by R12 square R12 cap प्लस ये वाला Q1 Q3 by R13 square R13 cap प्लस ये नीचे वाला Q1 QN बटा में R1n का स्क्वायर R1n कैप Q1 QN बटा में R1n का स्क्वायर R1n कैप सभी बल इसमें आ गए। यही आपका हो गया। सो चाहे तो और हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे देखिए यहां पर लिखते हैं हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं F1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन समेशन सिग्मा ये जोड़ से मतलब का जोड़ Q1 QI बटा में R1 I का स्क्वायर R1I कैप I इक्वल टू 1 to n। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है I नॉट इक्वल टू 1 से लेंगे लेकिन 1 नहीं लेंगे इस केस में। दूसरे केस में 1 लेंगे लेकिन इसमें 1 नहीं होगा। क्यों? अब देखिए इसका मतलब है जोड़ I का मान कितना हुआ 1, लेकिन 1 नहीं लेना है, क्या लेना है 2 लेना है। तो जब I का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा I का मान 1 से शुरू करेंगे लेकिन 1 नहीं लेंगे 2 लेंगे। तो Q1 Q2 बटा में R12 का स्क्वायर R12 कैप ये बल मिल गया। फिर 3 लेंगे Q1 Q3 बटा में R13 का स्क्वायर R13 कैप ये बल मिल जाएगा। अगला 4 5 n I बराबर n ले लेंगे, इन तक है ना Q1 QN बटा में R1n का स्क्वायर R1n कैप इसमें सारा आ गया, सारा बल इसी में आ गया। आप चाहो तो इसी प्रकार से Q2 पर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार Q2 पर लगने वाला कुल बल ये Q1 पर लग रहा था तो नाम था F1, Q2 पर लगेगा नाम क्या होगा F2। 1/4 एप्सिलॉन उसमें भी आएगा समेशन Q2I इसमें 1I था ना उसमें क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा और R2I स्क्वायर R2I है I इक्वल टू 1 to n। बट इसमें I कितना नहीं होगा 2 नहीं होगा। क्यों 2 नहीं होगा Q2 आपस में बल नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं होगा। 2 वाले 1 वाले में 1 नहीं होगा, 2 वाले में 2 नहीं होगा, 3 वाले में 3 नहीं होगा, n वाले में n नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये किस पर लग रहा है, ये जो बल लगेगा किस पर लगेगा Q2 पर लगेगा, Q3 सबको एक से निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने का फायदा क्या है, इससे विभिन्न प्रकार के सवाल मिलेंगे। कुछ सवाल मिलते हैं
कि दो आवेश हैं, तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि उस आवेश पर लगने वाला कुल बल शून्य हो। या मान लो कि एक से अधिक आवेश दिए गए हों, जैसे कोई वर्ग है, वर्ग के चारों भुजाओं पर आवेश दिए गए हैं, उन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कितना बल लग रहा है, या उस वर्ग के केंद्र पर पांचवा आवेश रख दिया गया, उस पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे इन सब सवालों को यहाँ पर बनाया जा सकता है। सवालों के साथ हम लोग एक अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। तो इतना आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। उसके बाद इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, कूलाम के नियम से जुड़ा हुआ एक हम लोग सवाल का सेशन करेंगे। मतलब अगले क्लास में हम लोग कूलाम के नियम से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। वैसे आप भी अब करने की स्थिति में हैं, आप लोग खुद से कर सकते हैं, किताबों का है इसका सहारा लीजिए। जैसे कुछ किताबें SPPD है, ABC है, भारतीय भवन है, बहुत सारी किताबें हैं। आइए आपका NCERT है, उसमें भी कुछ सवाल मिल जाएंगे जिस सवाल को आप कूलाम के नियम की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना रंत है, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कूलाम के नियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।